स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर आतिफ नसीम आपको हदफ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से इस लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। हमने जो सीरीज स्टार्ट की है शॉर्ट क्वेश्चंस की और लॉन्ग क्वेश्चंस की, उसमें आज हम चैप्टर नंबर 8 का दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, जो कि कम्प्लीटली स्टैंडिंग वेव्स के बारे में है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम स्टैंडिंग वेव्स, उसकी प्रॉपर्टीज, स्टैंडिंग वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे और फिर मुख्तलिफ किस्म के मीडियम्स में हम स्टैंडिंग वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस करके उसकी फॉर्मलाइजेशन और उसकी सारी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। 3 मीडियम्स हमारे साथ होंगे जिसमें हम स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस करेंगे। एक हमारे साथ स्ट्रेच्ड रोप होगा, एक रोप में हम स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करेंगे, और दूसरा हमारे साथ ओपन ऑर्गन पाइप होगा, और तीसरा हमारे साथ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होगा। स्टूडेंट्स, जब आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपके इन 3 मीडियम्स में कोई एक मीडियम इंक्लूड होगा। या तो आपका क्वेश्चन होगा डिस्कस स्टैंडिंग वेव्स इन फुल डिटेल इन रोप, ठीक है, या फिर वो ओपन ऑर्गन पाइप में होगा या फिर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में होगा। तो इस लॉन्ग क्वेश्चन में हम तीनों मीडियम्स को डिस्कस करेंगे और फिर आपका जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसके मुताबिक आप उसी मीडियम की एक्सप्लेनेशन जो है वो दे सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स डिफाइन करते हैं कि स्टैंडिंग वेव्स क्या होती हैं। स्टैंडिंग वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस तो हो जाती है लेकिन प्रोपिगेट नहीं हो पाती बिटवीन टू नोड्स एंड बिटवीन टू एंटी नोड्स। वो एनर्जी आपके साथ ट्रैप हो जाती है, ठीक है। और इसको प्रोड्यूस करने का तरीका क्या है उस पर भी हमने बात की थी कि दो ऐसी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, जिनका टाइम पीरियड सेम हो, जिनका एम्पलीट्यूड भी सेम हो, लेकिन वो ऐसे सुपर इम्पोज एक दूसरे पर कर लें कि आपके साथ उनमें 180 डिग्रीज का फेज डिफरेंस हो या लिम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस हो, और वो ऐसे सुपर इम्पोज करें ताकि क्रस्ट के ऊपर ट्रफ आ जाए और आपके साथ जो वेक्टोरियल एडिशन है एम्पलीट्यूड्स का, जो पॉइंट टू पॉइंट एडिशन है जिसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट एडिशन एक दूसरे के इफेक्ट को बिल्कुल कैंसिल कर लें और रिजल्टेंट वेव जो है वो आपके साथ एक्सटेंडिंग वेव बन जाए। ये आप देख रहे हैं स्टूडेंट स्टैंडिंग वेव का डायग्राम। इसमें ऐसे पॉइंट्स जो बिल्कुल वाइब्रेशंस नहीं कर रहे हैं उसको हम नोड्स कहते हैं, और ऐसे पॉइंट्स जो मैक्सिमम वाइब्रेशन कर रहे हैं उनको हम एंटी नोड्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, स्टैंडिंग वेव्स के डोमेन में ये बात भी आप याद रखें कि दो नोड्स के दरमियान फासला लिम्डा बाई 2 होता है, दो एंटी नोड्स के दरमियान फासला लिम्डा बाई 2 होता है, और एक नोड और एक एंटी नोड के दरमियान फासला लिम्डा बाई 4 होता है। स्टूडेंट्स, ये तो हमने स्टैंडिंग वेव्स पे थोड़ी सी जनरल डिस्कशन कर ली। अभी आते हैं स्टैंडिंग वेव्स इन रोप की तरफ, ठीक है। सबसे पहले तो स्टैंडिंग वेव्स इन रोप को डिस्कस करने से पहले हम जरा जनरली रिफ्लेक्शन के प्रोसेस को जरा समझते हैं। रिफ्लेक्शन जो है वेव्स में स्टूडेंट्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक वेव जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के इंटरफेरेंस के साथ टकराती है और वापस बाउंस बैक हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो वापस बाउंस बैक होती है रे, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, और जो रे जाती है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। अभी ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो होंगे, क्या ये दोनों इन फेज होंगे या ये दोनों आउट ऑफ फेज होंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि जब भी आपके साथ एक रे जो है वो फ्री मीडियम से फिक्स्ड मीडियम की तरफ जाना चाहे, या वो वेव जो है वो लो डेंसिटी मीडियम से हाई डेंसिटी मीडियम की तरफ जाना चाहे, तो रिफ्लेक्टेड रे जो आती है स्टूडेंट्स वो आउट ऑफ फेज आती है। लेकिन अगर कोई रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाना चाहे
तो फिर रिफ्लेक्टेड रे इन फेज आती है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने डायग्राम शो किया है, ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में रे जा रही है, तो आपके साथ रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो आउट ऑफ फेज आएगी। मतलब अगर क्रस्ट जाएगा तो ट्रफ वापस आएगा, ठीक है। तो कंसिडर अ रोप which is tied at both the ends to support, so both boundaries are fixed and reflection takes place with a phase difference of 180 degrees। रिफ्लेक्शन जो होगा वो इन फेज नहीं होगा, बल्कि वो आउट ऑफ फेज होगा बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्रीज और पाई रेडियंस। स्टूडेंट्स, तो अभी आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। We can produce transverse standing waves in a rope, but we can't use frequency of our own choice. We will prove know that the frequency which can be used to produce standing waves are quantized and discrete। स्टूडेंट्स, ये एक बहुत अहम बात है जो हम हर मीडियम के लिए डिस्कस करेंगे कि हम स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस तो कर सकते हैं किसी मीडियम में, लेकिन हम हर फ्रीक्वेंसी यूज नहीं कर सकते। और ये लॉन्ग क्वेश्चन इसी के बारे में है कि आप ये बात साबित करें कि आप हर फ्रीक्वेंसी को यूज नहीं कर सकते। ये आप इस तरह समझें कि ये नेचर का एक रूल है कि आप किसी भी मीडियम में, चाहे वो रोप हो, चाहे वो ओपन ऑर्गन पाइप हो, चाहे वो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हो, वो मीडियम आपको अलाउ करता है कि आप उसमें स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस कर दें। लेकिन वो मीडियम जो है आप पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाता है कि आप हर फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आप कुछ खास फ्रीक्वेंसीज हैं जो नेचर आपको अलाउ करती है, आप सिर्फ उन्हीं फ्रीक्वेंसीज के स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप हर स्टैंडिंग वेव को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और यही जो है चीज हमने इस हर मीडियम के लिए साबित करनी है कि वी हैव टू शो दैट फ्रीक्वेंसीज दैट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस स्टैंडिंग वेव्स आर क्वांटाइज्ड और दे आर डिस्क्रीट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं और इस बात को साबित करते हैं। First of all, when standing waves are produced, we have nodes and antinodes। Nodes क्या है? Points of minimum vibration। Antinodes क्या है? Points of maximum vibrations। अभी हम जो है अपने एक मीडियम, फर्स्ट मीडियम की तरफ बढ़ते हैं और स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस करते हैं एक रोप में। हम इनको डिफरेंट केसेस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम साबित करना चाहते हैं कि जो फ्रीक्वेंसीज हमारे साथ आती हैं वो फ्रीक्वेंसीज क्वांटाइज्ड होती हैं। तो इनको हम कुछ डिफरेंट केसेस में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जनरली इसकी जो है एक्सप्लेनेशन जरा सुन लें। We will disturb the rope at different points and we can obtain different frequencies at which standing waves are produced। ठीक है, हम एक रोप को जो दोनों साइड्स पे फिक्स्ड है, हम उस रोप को डिफरेंट पॉइंट्स पर डिस्टर्ब करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे साथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आएंगी, और फिर हमने उन फ्रीक्वेंसीज को देखना है कि उनका आपस में क्या ताल्लुक है, क्या वो फ्रीक्वेंसीज क्वांटाइज्ड है या नहीं है, या क्या वो फ्रीक्वेंसीज डिस्क्रीट है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, केस 1 की तरफ आते हैं। कंसिडर अ रोप ऑफ लेंथ L, mass M and tension T। It is tied at both ends। Let the distance let me disturb the rope at the middle of the string। Now we will see that half of wavelength will be produced in the rope। ठीक है, आप जो है इस रोप को क्या करें, बिल्कुल मिडिल पे डिस्टर्ब करें, तो आप देख लेंगे कि एक्सट्रीम एंड्स पे आपके साथ दो नोड्स बन जाएंगे और दरमियान में एंटी नोड बन जाएगा। तो आपके साथ इस कंप्लीट लेंथ ऑफ वेव पर हाफ वेवलेंथ जो है वो डेवलप हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं कि लेंथ इज इक्वल टू लिम्डा बाई 2 या लिम्डा इज इक्वल टू 2L। स्टूडेंट्स, ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करें, टेंशन इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय मास, और फिर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यूज करें, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लिम्डा। इसमें आप दोनों वैल्यूज पुट कर दें, लिम्डा की जगह आप 2L पुट कर दें और वेलोसिटी के लिए आप ट्रांसवर्स वेव की ये वैल्यू पुट करें, तो आपके साथ एक फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 2L अंडर द रूट T मल्टीप्लाई बाय L डिवाइडेड बाय M। स्टूडेंट्स, ये वो लीस्ट फ्रीक्वेंसी है जो आप किसी रोप में प्रोड्यूस कर सकते हैं,
और ये लीस्ट फ्रीक्वेंसी आपके साथ लेंथ पर, टेंशन पर और मास पर डिपेंड करती है। ये फ्रीक्वेंसी आप अपनी मर्जी से लेंथ को चेंज करके, टेंशन को चेंज करके और मास को चेंज करके अपने लिए आप ये लीस्ट फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इस लीस्ट फ्रीक्वेंसी को हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे, ठीक है। लेकिन एक दफा आपने अपने लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर ली, आपने अपने लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चूज कर ली, तो अभी हम आगे देखेंगे कि बाकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं फिर उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो फिर नेचर के मुताबिक होगी और वो नेचर के उस रूल के मुताबिक होगी जिसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं केस 2 की तरफ। केस 2 में स्टूडेंट्स हमने ये करना है कि हमने 1/4 पर किसी रोप को डिस्टर्ब करना है। 1/4 पर हम किसी रोप को इसलिए डिस्टर्ब करेंगे ताकि आपके साथ पहले तो हाफ वेवलेंथ शो हुआ था, लेकिन इस केस में आपके साथ उस लेंथ में फुल वेवलेंथ शो हो जाए। ये देखें, ये आपके साथ फुल वेवलेंथ है, ठीक है। या द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स लिम्डा बाई 2 और फिर दोबारा लिम्डा बाई 2, तो 2 लिम्डा बाई 2 आपके साथ हो जाएगा। तो लेंथ आपके साथ 2 लिम्डा बाई 2 हो जाएगा, या लिम्डा आपके साथ 2l बाई 2 हो जाएगा। इस 2 और 2 को कैंसिल मत करें, ये आगे हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। फिर स्पीड का फार्मूला लिखें, फिर फ्रीक्वेंसी में आप ये वैल्यूज पुट कर दें, उसको रीअरेंज कर लें। आपके साथ जो F2 आएगा वो 2 इंटू दिस प्रोडक्ट आ जाएगा, और ये प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी केस 1 में प्रूव कर लिया है, दिस इज F1। तो स्टूडेंट्स आपको जो सेकंड फ्रीक्वेंसी मिलती है वो 2 टाइम्स F1 के इक्वल होती है। नाउ दिस इज द सेकंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टैंडिंग वेव। इसको आप फर्स्ट हार्मोनिक भी कह सकते हैं, या इसको आप सेकंड ओवरटोन भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स केस 3 की तरफ आए। किसी रोप को, बल्कि उसी रोप को हम 1/6 पे अभी डिस्टर्ब कर रहे हैं ताकि हमारे साथ 3 क्वार्टर्स बन जाए वेवलेंथ की। लेंथ पे आपके साथ 3 लिम्डा बाई 2 आ जाए, या लिम्डा आपके साथ 2l बाई 3 आ जाए। वही प्रोसेस आप दोबारा कंटिन्यू करें और आखिर में आपके साथ साबित हो जाएगा कि F3 इज इक्वल टू 3F1। तो स्टूडेंट्स जो थर्ड फ्रीक्वेंसी आपके साथ आई है वो 3 टाइम्स F1 के इक्वल है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हमने बात की थी कि सिर्फ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को चूज करना आपकी मर्जी है, बाकी जो फ्रीक्वेंसीज हमारे साथ आ रही है, F2 की वैल्यू 2F1 के इक्वल है, F3 की वैल्यू 3F1 की इक्वल है, इसी तरह F4 की वैल्यू 4F1 की इक्वल होगी। तो बाकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो हम चूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो नेचर हम पर जो है इम्पोज कर रहा है या इम्फोर्स कर रहा है। स्टूडेंट्स इस प्रोसेस को जरा सा जनरलाइज कर लेते हैं, और किसी रोप को हम इस तरह डिस्टर्ब करते हैं अगर हमारे साथ n हाफ वेवलेंथ्स उसमें डेवलप हो जाएं। n की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। तो इस केस में लेंथ जो होगा वो आपका n लिम्डा बाई 2 के इक्वल हो जाएगा, और लिम्डा जो है वो 2l डिवाइडेड बाई n की इक्वल हो जाएगा। वही प्रोसेस आप कंप्लीट करें तो आखिर में आपको एक फार्मूला मिल जाएगा, Fn इज इक्वल टू nF1। स्टूडेंट्स इस फार्मूला को हम क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी की कंडीशन कहते हैं। जब भी ये फार्मूला हमारे साथ आ जाए, इसका मतलब ये होता है कि वो क्वांटिटी आपके साथ क्वांटाइज्ड होती है, क्योंकि इसमें ये n जो है ये आपके साथ इंटीजर है। ये पूरा प्रोसेस अगर हम समराइज कर लें तो स्टूडेंट्स देख लें, अगर आप हाफ पर डिस्टर्ब करेंगे तो आपके साथ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगी। अगर आप 1/4 पे डिस्टर्ब करोगे तो आपके साथ सेकेंड फ्रीक्वेंसी आएगी जो कि 2F1 की इक्वल होगी। अगर आप 1/6 पे डिस्टर्ब करोगे तो आपके साथ थर्ड फ्रीक्वेंसी आएगी जो कि 3F1 की इक्वल होगी। और अगर जनरलाइज्ड फॉर्म में आप उसको 2nth इंटरवल पर डिस्टर्ब करोगे तो आपके साथ nth फ्रीक्वेंसी आएगी और वो NF1 की इक्वल होगी। स्टूडेंट्स इसमें आप देखें कि आपको सिर्फ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को चेंज करने का चॉइस है, बाकी फ्रीक्वेंसीज फिर आपके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज के मुताबिक आती हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज।
तो इसमें आप देख लें, अभी इस क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम जरा स्टडी कर देते हैं. इट इज एज इट इज प्रूव दैट वी कैन प्रोड्यूस स्टैंडिंग वेव्स, बट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ दो स्टैंडिंग वेव्स must be quantized or discrete according to this formula. So इस फार्मूला में जो आपके साथ F1 है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है, मास ऑफ द रोप पर, लेंथ ऑफ द रोप पर और टेंशन ऑफ द रोप पर. लेकिन जो अदर फ्रीक्वेंसीज हैं F2, F3, F4, वो आपके साथ फिर इन तीन क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो F1 पर डिपेंड करती है. ऑल द अदर फ्रीक्वेंसीज आल्सो कॉल्ड हार्मोनिक्स only depends on F1, and they should be the integral multiple of F1 or fundamental frequency, and this process is called quantization of frequencies. Students, एक मीडियम हमारा डिस्कस हो गया, अभी दूसरे मीडियम की तरफ आते हैं, दैट इज ओपन ऑर्गन पाइप. पहले ऑर्गन पाइप को हम डिस्कस कर लेते हैं. ऑर्गन पाइप एक ऐसा मीडियम होता है जिसके अंदर आपके साथ एयर का एक कॉलम होता है, और उस एयर के कॉलम में हम साउंड वेव्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं. ऑर्गन पाइप की मशहूर मिसाल जो है वो बांसुरी है. बांसुरी को अगर आप देखें तो वो एक ऑर्गन पाइप है, उसमें आपको जो साउंड फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं वो आपके साथ जो है स्टैंडिंग वेव्स होते हैं. तो ऑर्गन पाइप के दो टाइप्स हैं, ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप. ओपन ऑर्गन पाइप वो पाइप होता है जो दोनों साइड से ओपन होता है. क्लोज्ड ऑर्गन पाइप आपके साथ एक साइड से क्लोज होता है और दूसरी साइड से ओपन होता है. स्टूडेंट्स, दूसरा मीडियम डिस्कस करते हैं जो कि है ओपन ऑर्गन पाइप. वी कैन स्टडी लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव्स या साउंड स्टैंडिंग वेव्स produced in open organ pipe. In open organ pipe, both the sides are open, and remember that an open side always antinode is formed. स्टूडेंट्स ये याद रखें कि ओपन साइड में चूंकि मॉलिक्यूल्स फ्री टू वाइब्रेट है, तो आपके साथ वो अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेशन करेंगे, और ओपन साइड पे हमेशा एंटी नोड बनता है, क्लोज्ड या फिक्स्ड साइड पे हमेशा नोड बनता है. So to produce longitudinal sound waves, tuning forks are used of the same frequency. ठीक है, हम tuning forks यूज करेंगे क्योंकि ट्यूनिंग फॉक्स आपके साथ एक ही फ्रीक्वेंसी डेवलप करता है. स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन सुने. नाउ वी विल प्रूव दैट वी कैन प्रोड्यूस स्टैंडिंग वेव्स इन ओपन ऑर्गन पाइप, बट द फ्रीक्वेंसीज शुड बी क्वांटाइज्ड. वही बात हम यहाँ भी साबित करेंगे कि हम ओपन ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव्स तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी मर्जी के फ्रीक्वेंसीज यूज नहीं कर सकते. हमको नेचर कुछ फ्रीक्वेंसीज अलाउ करेगी, हम सिर्फ वही फ्रीक्वेंसीज यूज कर सकते हैं. इसमें भी वही बात होगी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को चूज करना तो हमारा चॉइस है, लेकिन उसके बाद जो फ्रीक्वेंसीज आएंगी वो नेचर हम पर इम्पोज करेगी, वो हम अपनी मर्जी के यूज नहीं कर सकते. तो केस नंबर 1 लेते हैं, जिसमें हम जो है आपके साथ लिम्डा बाई 2 का वेव जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं लेंथ पर, या लिम्डा इज इक्वल टू 2L आपके साथ आ जाएगा. इसमें वेलोसिटी का अपना फॉर्मूला है, तो आपने टेंशन मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइडेड बाय मास पुट नहीं करना, बल्कि आपने इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी पुट करनी है. इजी आपके साथ जो है वो इसकी डिराइवेशन है, और आपके साथ F1 फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 2L इलास्टिसिटी बाय डेंसिटी. ठीक है, तो इससे आपको पता चल गया कि ये फ्रीक्वेंसी F1 जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये इलास्टिसिटी और डेंसिटी पर डिपेंड करती है. आप इस ओपन ऑर्गन पाइप के दरमियान कोई भी मीडियम यूज कर सकते हैं जिसकी इलास्टिसिटी और डेंसिटी की वैल्यूज डिफरेंट होंगी, और इससे आप अपने लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को सेटअप कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है. लेकिन इसके बाद जो आपके साथ हार्मोनिक्स आएंगे उसको फिर आप सेटअप नहीं कर सकते. केस नंबर 2 में फर्स्ट हार्मोनिक स्टडी करते हैं, जिसमें आपके साथ टोटल लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप लिम्डा की इक्वल होगा, लेकिन आप लिम्डा मत लिखें, आप 2 लिम्डा बाई 2 लिखें, क्योंकि वो वैल्यू आपके साथ आगे यूज होगी, और आसान सी डिराइवेशन से आप F2 कैलकुलेट करें जो आपके साथ 2F1 की इक्वल होगी. इसी तरह आप फिर केस 3 डिस्कस करें, जिसमें आपके साथ लेंथ 3 लिम्डा बाई 2 की इक्वल हो जाए, और उसमें आप डिराइवेशन करके अपने लिए F3 को 3F1 की इक्वल कर दें. और फिर उसी तरह जिस तरह
रोप के केस में हमने जनरलाइज्ड केस डिस्कस किया था, यहाँ पर भी आप जनरलाइज्ड केस जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो इसके बाद भी आपने वही टॉपिक एक्सप्लेन करना है, क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, एज इट इज प्रूव दैट वी कैन प्रोड्यूस स्टैंडिंग वेव्स इन ओपन ऑर्गन पाइप, but not every frequency can be used. The first frequency is called the fundamental frequency, and it depends on the following things: elasticity of the medium, density of the medium, and length of the pipe. लेकिन जो बाकी हार्मोनिक्स हैं वो इन तीन चीजों पर डिपेंड नहीं करते, वो सिर्फ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेंगे, एंड दे शुड बी द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, एंड दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। स्टूडेंट्स, रोप और ओपन ऑर्गन पाइप का केस बिल्कुल सिमिलर है। रोप के केस में भी हमारे साथ जो केसेस आ रहे थे वो लिम्डा बाई 2 के एडिशन से आ रहे थे, और ओपन ऑर्गन पाइप में भी जो हमारे साथ केसेस आ रहे हैं वो भी लिम्डा बाई 2 के एडिशन से आ रहे हैं। लेकिन अभी हम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप पढ़ेंगे। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में थोड़ा सा मसला हो जाएगा। देखें स्टूडेंट्स, रोप के केस में दोनों एंड्स पर नोड्स बन रहे थे क्योंकि दोनों एंड्स फिक्स थे। ओपन ऑर्गन पाइप के केस में दोनों एंड्स पर एंटी नोड्स बन रहे थे क्योंकि दोनों एंड्स फ्री थे। लेकिन यहाँ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। क्लोज ऑर्गन पाइप में एक एंड क्लोज्ड है और दूसरा एंड ओपन है, तो एक साइड पे नोड बनेगा और दूसरे साइड पे एंटी नोड बनेगा, तो इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी मुख्तलिफ होंगी। देखिए स्टूडेंट्स, हम अभी इसको स्टार्ट करते हैं। इन पाइप इन विच वन साइड इज ओपन एंड द अदर साइड इज क्लोज्ड, एयर इनसाइड कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस स्टैंडिंग वेव्स। इसमें भी हम स्टैंडिंग वेव्स बना सकते हैं, ठीक है। इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, at open end we always have an antinode and at close end we always have a node, ठीक है, ये जो हमने अभी बात की। स्टैंडिंग वेव्स एट क्लोज्ड ऑन गॉड पाइप, इसमें भी हम यही बात डिस्कस करेंगे कि हाँ, वी आर अलाउड टू प्रोड्यूस स्टैंडिंग वेव्स इन द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, लेकिन हर फ्रीक्वेंसी हम चूज नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपने लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चूज कर सकते हैं और बाकी फ्रीक्वेंसीज फिर उसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के मुताबिक होंगी। स्टूडेंट, केस नंबर 1 जिसमें आपको लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो ये है, जिसके क्लोज साइड पे नोड बन रहा है और आपके साथ ओपन साइड पे एंटी नोड बन रहा है, और यहाँ पे जो आपके साथ लेंथ है वो हाफ ऑफ द वेवलेंथ नहीं है स्टूडेंट्स, वो क्वार्टर ऑफ द वेवलेंथ है, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव नोड एंड एंटी नोड इज लिम्डा बाय 4। इसको लेंथ आपके साथ लिम्डा बाय 4 है, लिम्डा आपके साथ 4l हो गया। वेलोसिटी का फार्मूला आपको पहले से गिवन है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला यूज करें और आप अपने लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करें, जो वो लीस्ट फ्रीक्वेंसी है जो आप ओपन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये लीस्ट फ्रीक्वेंसी इलास्टिसिटी, डेंसिटी और लेंथ पर डिपेंड करती है, ठीक है। केस नंबर 2 आपके साथ ये होगा जिसमें आपके साथ 3 लिम्डा बाय 4। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मल्टीपल्स आ रहे हैं लेंथ के, पहले लिम्डा बाय 4 था, फिर 3 लिम्डा बाय 4 होगा, नेक्स्ट केस 5 लिम्डा बाय 4 होगा। तो यहाँ देखें ऑड मल्टीपल्स आपके साथ आ रहे हैं। बहरहाल आप जो है फॉर्मूला में अपने लिए जो है दूसरी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लें, तो आपको F3 जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो 2f1 की इक्वल नहीं होगी, बल्कि वो 3f1 की इक्वल होगी, जैसे हमने यहाँ पे कहा कि ये ऑड मल्टीपल्स आ रहे हैं। केस नंबर 5 में आप देख लें, आपके साथ f5 जो है वो 5f1 की इक्वल है, ठीक है। इसी तरह अगर इसको हम जनरलाइज कर दें तो आपको fn जो है वो nf1 की इक्वल मिलेगा, लेकिन इस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में जो नई बात है जो आपने याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पे n जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, यहाँ पे n आपके साथ ऑड मल्टीपल है। इसकी क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जरा डिस्कस कर लेते हैं। The fundamental frequency which is produced is this, and this fundamental frequency depends on length, elasticity and density, but all the other frequencies does not depend on these three things. All the other frequencies only depend on the fundamental frequency, and they should be the odd multiple of fundamental frequency, and this is also known as quantization of frequencies. Students, जरा ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं। दोनों में हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फार्मूलाज को देखें तो आपको क्लियरली पता चल जाता है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो
ओपन ऑर्गन पाइप में प्रोड्यूस होती है और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में प्रोड्यूस होती है। ओपन ऑर्गन पाइप की जो फ्रीक्वेंसी आपके साथ होती है वो ग्रेटर होती है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो ये एक बात आप ध्यान में रखें। ठीक है, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपके साथ जो ओपन ऑर्गन पाइप है उसमें आपको इंटीग्रल मल्टीपल मिल रहे हैं और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में आपको जो है वो ऑड मल्टीपल्स मिल रहे हैं। इसका मतलब ओपन ऑर्गन पाइप में आपके साथ फ्रीक्वेंसीज की तादाद ज्यादा होगी। ये ओपन ऑर्गन पाइप रिच इन फ्रीक्वेंसीज है और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप आपके साथ इतना रिच इन फ्रीक्वेंसीज नहीं है। मतलब अगर आप n की वैल्यू 10 रखते हैं तो ओपन ऑर्गन पाइप में आपको 10 फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी, लेकिन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में आपको सिर्फ 5 फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी, F1, F3, F5 और F9। इसकी मिसाल आप इस तरह देख सकते हैं कि वो बांसुरी जो दोनों साइड से ओपन होती हैं उस पे आप मुख्तलिफ किस्म के साउंड्स और स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनमें वेरिएशंस बहुत ज्यादा होती है। लेकिन वो बांसुरी जो एक साइड से क्लोज्ड होती है उसमें इतने वेरिएशंस और इतने साउंड फ्रीक्वेंसी